आज का टॉपिक है क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश के क्या हालात थे, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्जरी सेक्टर में। इंडियन इकोनॉमिक, देखो, देश आज़ाद होने से पहले आपको पता था कि हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का रूल चलता था। ब्रिटिशर्स से फाइट की हमने 200 साल, तब जाके हम आज़ाद हुए। ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इंडिया वॉज बैटल ऑफ प्लेसी, फॉट इन 1757। ब्रिटिश का पर्पस क्या था यहाँ आने का? इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। देखो, हमारे यहाँ क्या था ना, हमारे यहाँ सोने की चिड़िया देश को बोला जाता था। हमारे यहाँ पे कच्चा माल बहुत अच्छा था। कच्चा माल इन द सेंस सारी चीज़ें बहुत ही प्योर थी, और जो ब्रिटिश इकोनॉमी, मतलब कि वहाँ लंदन में जो एज अ रॉ मटेरियल जो चीज़ें यूज़ होती थी तो वो सारी भारत की होती थी। इसलिए वो लोग यहाँ आए थे और उन्होंने अपने समय पे हमें बहुत बुरी तरह, हमारे सामान को, हमारी आन बान शान को, हमारे इंसानों को, सभी को बड़ा परेशान किया इन्होंने। अब 200 साल बाद ब्रिटिश रूल गया और 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हुए। तो उस समय के देश की क्या हालात थे? देखो, जब इंसान गुलाम होता है तो उसके ऊपर बहुत सारे नियम कानून, उसके हित में नहीं, उसके अनहित यानी कि उसके फेवर में नहीं, अनफेवर, उसके अनफेवरेबल रूल्स हो सकते हैं। और यही हुआ। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। अंग्रेजों के टाइम पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम हुआ। प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलियंट एंड प्रॉस्पेरस economy. Agrarian economy, agriculture was the main source of livelihood for most people, and it engaged about 2/3 of the total population. 2/3 पॉपुलेशन इस पे डिपेंड थी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। हमारे यहाँ पहले काम क्या करते थे यार? सब खेती करते थे। अगर आप अपने बैकग्राउंड में जाओ तो आपके पापा नहीं तो आपके दादा, दादा नहीं तो परदादा, तो खेती, हम किसान थे सब। वेल नोन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज़ थी हमारे यहाँ। हाथ से हम चीज़ें बनाते थे। कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल, प्रीशियस स्टोन्स। अपने मदर एंड फादर से या दादाजी से पूछना कि कुछ चीज़ उनकी बड़ी ख़ास होगी कि यार ये हाथ से बनी हुई चीज़ है, इसको तुम क्या जानो। आज तो सब मशीन्स का आ गया। तो हैंडीक्राफ्ट्स का इंडस्ट्रीज़ थी अपने भारत में, ठीक है। However, during the British rule, economic policies pursued by a colonial government, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारी पॉलिसीज इकोनॉमिक अपने हाथ में ली, ठीक है, वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वो अपने हिसाब से इकोनॉमी को चलाते चले गए, ठीक है। उस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी को खड़ा किया उन्होंने और सारे स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था हम क्या थे। हमारे पास बल्क में, ह्यूज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल होता था जो अंग्रेज़ों के काम आता था सामान बनाने में। एक तरीके से बोला जाए बेटा तो इंटरमीडिएट गुड्स हम ही देते थे, तब उनका फाइनल प्रोडक्ट बनता था। तो उन्होंने क्या किया? द ट्रांसफॉर्म्ड द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। हमारे यहाँ से कच्चा माल जाता और वहाँ से चीज़ें बन के हमारी मार्केट में आती और 4 गुना रेट पे बिकती थी। कॉलोनिज्म refers to a system of political and social relations between two countries, of which one is the ruler and other is its colony. The ruling country not only has political control over the colony, but it also determines the economic policies of the dominated country. In case of India, the unequal relationship between the colony
India and the ruling country Britain resulted in underdevelopment of India, low level of national income and per capita income. देखो उस समय क्या हुआ भैया, वो अपने हिसाब से चलाएंगे. इंडिविजुअल अटेम्प्ट लिए लोगों ने. कौन? दादा भाई नौरोजी, विलियम दिग्बय, फिंडले सिरस, VK राव, RC देसाई. बट ऑल दीज एस्टिमेट्स produced conflicts and inconsistent result. तो डॉक्टर राव on national and per capita income was considered very significant. इन्होंने थोड़ा थोड़ा सही बताया. Most of study reveal country growth and aggregate real output during the first half of 20th century was less than 2% and only 0.5% growth in per capita output. अब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो हम 85% पॉपुलेशन जो थी वो किस पे जिंदा थी? डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे. लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर. सेल्फ सफिशिएंट फूड होता था फिर भी हमारे पास, क्योंकि रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज हमें देते थे. मेन रीज़न ऑफ एग्रीकल्चर सेक्शन क्या था? एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा पीछे चल रहा था. क्यों? क्योंकि लैंड सेटलमेंट सिस्टम, हमारे यहाँ ज़मींदारी सिस्टम था, हमें लगान देना पड़ता था. ठीक है, लगान को हम बोलते तो हमें प्रॉफिट देना पड़ता था सरकार को. ठीक है, अंग्रेजों ने साहूकार लोग जो हमारे थे, जिनके पास रईस थे, खानदानी रईस, राजा महाराजे, उनको ज़मींदार बना दिया. उनसे फिर वो किसानों से लगान वसूलते थे. एक स्पेसिफिक अमाउंट तय कर दिया था अंग्रेजी सरकार ने, वो उनसे ज़्यादा लेते थे. अंग्रेज कहते थे भैया तुम लोग कितना भी, हमें चाहिए इतना, इससे कमी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, किसी भी कंडीशन में, चाहे खेती हो ना हो, कुछ हो. ठीक है, डेट फॉर डिपॉजिट स्पेसिफाइड सम ऑफ लगान British government were also fixed, failing which the जमींदार्स were to lose their rights. जमींदार अपने हक खोते जा रहे थे. ठीक है, जमींदार and the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture. एग्रीकल्चर कमर्शलाइज होता जा रहा था, यानी कि हम वही क्रॉप उगाएंगे जो मार्केट में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होगा, जिससे मार्केट चलेगी. ठीक है, तो क्या होता था, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब होगी किसानों की. जैसे ड्यूरिंग अ ब्रिटिश रूल फार्मर वर हायर प्राइस ऑफ प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स, यानी कि कमर्शलाइज हो गया. जो कैश क्रॉप थी उन्हीं को उगाना है, जैसे कॉटन, जूट. वो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर बिकॉज इंस्टेड प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स विच वर टू बी अल्टीमेटली यूज बाय. जो चीज़ें पैसे में बिकने वाली थी वो चीज़ें वो करते थे, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के काम आनी थी. ठीक है, यानी कि क्रॉप्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स रूल बन गया था. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर वॉज कमर्शलाइज. ठीक है, वो जो रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए था वो इस्तेमाल करते थे. ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट वर ऑलवेज इन नीड ऑफ रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, शुगर केन, अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए. उसके हाई प्राइस रखते थे. ठीक है, तो लोग क्या करते थे भाई, फूड क्रॉप छोड़ के वो बनाते थे. तो अब क्या करते थे, वो अपने घर को चलाने के लिए, किसान भी अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए खाना खरीदने लगे. ठीक है, शॉप से अनाज खरीदने लगे. इसकी वजह से फूड क्रॉप कम हो गए, भूखमरी आ गई देश में. ब्रिटिश राज के दौरान बहुत बुरा हाल हुआ. लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. क्यों? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी भैया, नहर ये सब नहीं था उस समय. बड़ा गरीबी थी, पुअर थे हम बहुत. तो कल्टीवेटर हैड नाइदर द मीन्स नॉर एनी incentives and invest in agriculture.
जमींदार हैड नो रूट्स इन द विलेज। हम जो कर रहे थे वो था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। भाई जब हमारे पास साधन ही नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी की कमी है, फर्टिलाइजर्स हम यूज़ नहीं करते, तो प्रोडक्टिविटी तो कम होगी। कल्टीवेटर हैड नाइदर द मीन्स नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। कोई उन्हें पैसा ही नहीं मिल रहा, सरकार की तरफ से इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा कि भाई वो इन्वेस्ट करे एग्रीकल्चर में, कोई लोन नहीं मिल रहा। जमींदार हैड नो रूट्स इन द विलेज एंड ब्रिटिश रूल स्पेंड लिटिल ऑन एग्रीकल्चर, टेक्निकल और मास एजुकेशन। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ला ही नहीं रहे थे वो। स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज इन्हीं से पार नहीं पा पाते थे लोग, ठीक है। फूड क्रॉप की जगह कमर्शियल क्रॉप आ गया था। लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स, स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स नाइदर हैड रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी नॉर हैड इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। बहुत बुरा हाल था। शेयर क्रॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर in which a landowners allows a tenant to use the land in return for a share of crop producing on their portion of land। भाई जो बट्टे पे ज़मीन दे दी जाती है या खेती करने के लिए किसी को दे दी, भाई मेरे को ये करके दे देना, इतना तुम रख लेना, इतना मुझे दे देना, ये ठीक है। तो अब हम sizable portion of undivided country highly irrigated and fertile land went to Pakistan। भाई जो अपना बड़ा अच्छा हिस्सा था वो पाकिस्तान के पास चला गया, ठीक है। होल ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकम पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश। इंडिया जूट गुड्स इंडस्ट्री विच हैड enjoyed a world monopoly so far suffered heavily lack of raw material। जो हम पूरे वर्ल्ड में हमारी मोनोपोली थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि बट गया ना देश। तो अब इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था उस दौरान में? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्री बेस एज वेल टू कम। कोई नई इंडस्ट्री, कोई नया सिस्टम कुछ नहीं लाए। उनका प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल क्या था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड, टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया टू चीप रेट्स टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। उन्होंने रॉ मटेरियल इंडिया का चीप रेट पे यूज़ किया, ठीक है। और सेल्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट भाई वहाँ से आए हायर रेट पे। तो ये था द टू फोल्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज इन्फोर्स टू एंश्योर अ मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ देयर होम कंट्री। डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, रीज़न क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बाय अ कॉलोनियल गवर्नमेंट। उस पॉलिसी ने क्या किया? अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल from India and free import of final goods of British industry to India, but heavy duty was imposed on export of Indian handicrafts। उन्होंने रॉ मटेरियल पे कोई टैक्स नहीं, वहाँ से चीज़ें बन के आ रही है उस पर कोई टैक्स नहीं, बट हैंडीक्राफ्ट्स पे उन्होंने एक्सपोर्ट पे बड़ा हैवी ड्यूटी लगा दी। तो इस वजह से इंडियन मार्केट्स were full of finished goods from Britain which were low priced। It led to decline of Indian handicrafts both in the domestic market as well as export market। Adverse effect of decline of handicrafts industry। Decline of handicrafts industry adversely affected the Indian economy in the following ways: high level of unemployment, high level of
एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ा हैंडीक्राफ्ट पे यार, जो लोग वो काम कर रहे थे, हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। द डिस्प्लेस आर्टिशंस वर फोर्स टू टेक अप एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, उन्हें भी खेती में आने लगा। बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑन विलेज एंड ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर में खेती करने वाले लोगों की तादाद बढ़ती गई। इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विदस्टैंड द फॉरेनर कंपटीशन ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स। भाई हाथ की बनी हुई चीजों में बनाने में टाइम लगता है, वो उतने में थोड़ी बिकेगी। विदेशों से सामान इंडस्ट्री से बन के आ रहा है। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज refers to those industries which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption। कैपिटल गुड आते ही नहीं थे भाई, आगे प्रमोशन होता ही नहीं था, आगे धंधा बढ़ने का कोई सोचता ही नहीं था। जीडीपी में बहुत कम कंट्रीब्यूशन।